18 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। और क्योंकि 5 मिनट इंतज़ार हमने कर लिया सबका, तो आप सबका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस टाइम पर आप लोग आए। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। और अगर आपको कहीं पे मसला हो रहा हुआ, आवाज़ ना आ रही हुई या स्क्रीन ना शेयर हो रही हुई, और आप इधर म्यूट है आपका माइक, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे एक मिस्ड कॉल कर दें। फ़ोन नंबर मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो मैं फिर उसको देख लूँगा, और कोई इशू है तो उस इशू को साथ साथ मैं अपने टेक्स्ट भी देख लूँगा, फ़ोन मैंने सामने रखा हुआ है। और आप इधर भी बता सकते हैं। अच्छा जी, तो अ, अभी फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, कि हमने एक तो कुछ सैंपल एसेस को देखना है, कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है। इसके अलावा जो एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स हैं उनको हमने देखना है आज। अच्छा जी, मैं सिर्फ एक चीज ये देख लूं कि क्योंकि ये सॉरी साथ साथ कुछ लोग एंटर भी हो रहे हैं, तो इस वजह से वो भी प्रॉब्लम है। जी उमर बताएं। किसी ने आप में से हाथ रेज किया है तो मुझे बता दें अगर कोई सवाल है। अच्छा जी, अब तो सबसे पहले हमने एक क्विक एनालिसिस करना है कि जो सीएसएस का एसे है वो कैसे एवेल्युएट होता है। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन स्क्रीन पे ही साथ, क्योंकि आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। एफपीएससी की वेबसाइट पे अगर जाएं, तो एग्जामिनर्स की इस जगह पे जहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर सीएसएस लिखा हुआ है। सीएसएस के अंदर एग्जामिनर की रिपोर्ट है। ये जो एग्जामिनर्स ने रिपोर्ट दी है, मुख्तलिफ सालों की रिपोर्ट है, जैसे पहले 2018 की है, 2017 की है, 2016 की है, 2014 की। ये एग्जामिनर्स वो हैं जिन्होंने सीएसएस के एग्जाम चेक किए हैं, और चेक करने के बाद अपनी राय दी है। यानी अगर 9,000 सफ़े थे और 9,000 पेपर्स जो हैं वो 90 टीचर्स के पास गए हैं, तो उन 90 टीचर्स ने अपनी राय दी है कि उनके ख्याल से पेपर्स में क्या मसाइल थे, और वो जो मसाइल थे उसको उन्होंने साथ एक्सप्लेन कर दिए। जैसे इस साल में किया कि कैंडिडेट्स ने क्या क्या चीज़ें उनकी ठीक थी, क्या चीज़ गलत थी। और कहीं कहीं पे उन्होंने लिखा है कि क्रैम्ड नॉलेज, यानी रट्टा लगा के ऐसे लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ उसके अंदर नहीं है।
अच्छा, एक चीज और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जूम का सेशन अगर एंड हो गया तो मैं दोबारा एक इनविटेशन भेज दूंगा, क्योंकि शायद इसका कोई लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम के बाद ये फिर वो नहीं रहता। अच्छा, मेरे ख्याल से किसी को आवाज नहीं आ रही, शायद कोई एक दो लोग ऐसे हैं। अच्छा जी, तो इस सारी रिपोर्ट्स को मैंने बेसिकली किया ये है कि जो सीएसएस के एग्जाम में ये रिपोर्ट्स थी 2017, 18, 16 और 14, इन रिपोर्ट्स को समराइज किया है कि इन्होंने क्या क्या चीजें चेक करनी थी और क्या इनके रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहली बात इन्होंने की कि एसए को कैसे वैल्यूएट किया है, और वैल्यूएट करने के लिए, अच्छा मेरे ख्याल से कोई एक है जिनको आवाज नहीं आ रही। अ, जिनकी आवाज नहीं आ रही वो शायद साजिद ने बताया है कि आप अपनी सेटिंग्स को चेंज करें, और क्योंकि बाकी सबको तो आवाज आ रही है। सादिया सईद, आपको शायद नहीं आ रही आवाज, तो आप ऐसा करें अपनी सेटिंग्स को एक दफा दोबारा देख लें। अच्छा जी, अब ये बहरहाल ये मसाइल तो होंगे। अब टेक्नोलॉजी में कोविड की वजह से ऑनलाइन तो बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया जा रहा है, उसके ये चंद मसाइल तो जरूर होंगे। जो फेस टू फेस मीटिंग है उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहरहाल जो एसए पे हम बात कर रहे थे कि एसए कैसे एवेलुएट किया जाता है, सबसे पहली चीज जो कही इन्होंने कि जी आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है, यानी जितनी आप जो आपने बात की है वो कितनी स्ट्रांग बात की है। उसके बाद दूसरी नंबर पे बात यह है कि जो कंटेंट है, यानी जो आपने लिखा है, किसी भी चीज पे मजमून लिखा है, उसको देखा जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज है लैंग्वेज, यानी आपने किस जबान में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, किस तरह की अंग्रेजी में लिखा है, क्या आसान जबान है, राइट वर्ड्स यूज किए हैं कि नहीं किए। और साथ आगे एक मिसाल लिख दी है इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर। अच्छा, इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तीन मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे हैं। एक सेंटेंस तो ये लिखा कि अगर सबसे पहला सेंटेंस ये हो कि एक जुमला है सी पैक इज गुड, यानी सी पैक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सिर्फ ये एक जुमला है, तो इससे यही पता लग रहा है कि सी पैक एक अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर नेक्स्ट सेंटेंस, अगर कोई एक बंदे के पास एग्जाम में एक लाइन का जवाब ये आया कि सी पैक अच्छा है, लेकिन दूसरा जवाब ये आया कि सी पैक इज ऑफ $62 बिलियन एंड कैन ब्रिंग ग्रोथ इन पाकिस्तान, तो अब इसमें उसकी थोड़ी काबिलियत जाहिर भी होती है कि उसने सीपैक का अमाउंट बताया, और से साथ सिर्फ ये नहीं कहा कि गुड है, उसके साथ कहा कि इससे पाकिस्तान में ग्रोथ आ सकती है। फिर उसके बाद अगर तीसरे लेवल पे देखें तो तीसरे लेवल पे तो यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक बात हुई कि सीपैक इज ऑफ 62 बिलियन एंड कैन ब्रिंग ग्रोथ इन पाकिस्तान। फिर आगे क्या लिखा कि इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन द रीजन, यानी जो खत्ता है उसमें भी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। और फिर जब चाइना के इंटरेस्ट शामिल हो जाएंगे पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई सीपैक को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना भी आएगा। तो अब ये तीन जुमले अगर लिखे हुए हों तो हो सकता है कि एग्जामिनर को पहला जुमला को इतना ज्यादा पसंद ना आए, दूसरे जुमले पे भी वो कोई थोड़ी वैल्यू उसको शायद ऐड कर दे, और तीसरे जुमले पे तीसरे वाले को तो शायद अच्छे मार्क्स आ जाएं क्योंकि उसने ज्यादा डिटेल लिखी है। तो अब तक हमने तीन पॉइंट देख लिए कि आर्गुमेंट ठीक नहीं है, या कंटेंट ठीक नहीं है, या लैंग्वेज का मसला है। ये इस तरह से उन्होंने वैल्यूएट किया। और उसके बाद एक एक और चीज जो है इसमें, वो ये कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी
यानी कि ऐसे कितना क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसके अंदर कितनी है, कॉन्सेप्ट उसको सही तरह से समझ आया या नहीं आया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये पूछा जाए कि जी कुरान कैसी किताब है, तो उसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि जी कुरान के अंदर इंसान के लिए मुकम्मल हिदायत है और अल्लाह की तरफ से एक किताब दी गई है जिसमें जिंदगी गुजारने का हर तरीका या चंद असूल बयान किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। लेकिन अगर ये एक शख्स कहे कि जी बस ये एक किताब है, अल्लाह की तरफ से आई है, तो ये तो बात ठीक है, लेकिन वो आई किस लिए है, किस तरह से आई है, वो इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे इन्होंने एक बात की कि ऐसे इसको देखा है। आखिरी चीज, दो चीजें और देखी कि ग्रामर कैसी है और लिखा किस तरह से गया है। यानी ये वो मयार हैं जिन पे आपके एसे ने एवेल्युएट होना है, और इस मयार पे वो आपके एसे को चेक करेंगे। अब जो 4 सालों में, गुज़श्ता 4 सालों में अगर 10,000 भी लोग अपीयर हुए हैं, तो 4 सालों में 40,000 लोग अपीयर हुए। उन 40,000 लोगों ने अगर एसे का एग्जाम दिया है, तो उन 40,000 लोगों का एक हो सकता है कि 100 लोगों ने पेपर्स चेक किए हों, अगर हजार हजार पेपर हर शख्स को दिए गए हैं। लेकिन अगर 500 पेपर दिए गए तो फिर हो सकता है 200 लोग हों। तो ये 200 लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने ये एसे चेक किए होंगे 400 सालों में, सॉरी 4 सालों में। तो इन 200 लोगों ने कुछ अपनी राय बयान की होगी कि क्या क्या गलतियां या खामियां नजर आई। मैंने उसकी एक छोटी सी समरी बनाई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उनके ख्याल से क्या क्या गलतियां लोग करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स में सबसे पहली चीज जो उन्होंने लिखी, और ये मेरी राय नहीं है, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये उन लोगों की राय है जो सीएसएस के एसए का पेपर चेक करते हैं। तो एक तो उन्होंने ये बात जनरली कही, यानी ज्यादातर उन्होंने कहा जो आइडियाज हैं वो रैंडम हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इसकी क्या मिसाल है कि अगर हम उसी सेंटेंस को देखें कि सीपेक इज अ गुड प्रोजेक्ट बट ईरान इज नॉट हैप्पी। अब इन दोनों जुमलों को समझ नहीं आ रही कि क्या कनेक्शन है। सीपेक अच्छा है और ईरान खुश नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रही। तो रैंडम है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ मिसाल मैंने खुद ऐड की है, लेकिन पॉइंट उनका था कि आइडियाज वर नॉट रैंडम, आइडियाज प्रेजेंटेड वर रैंडम। दूसरी इसकी मिसाल ये है कि हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने के लिए अगर लिखेंगे कि सीपैक इज गुड फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन, यानी खत्ते के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब गवादर पोर्ट बन जाएगा, तो गवादर पोर्ट जब बन जाएगा तो ज्यादातर जहाज गवादर में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, और ईरान के जो साहिल है वहां पे कम बिजनेस होगा। क्योंकि जहाजों के आने से होगा ये कि गवादर के अंदर डेवलपमेंट होगी, जहाज का अमला भी आएगा, वो किसी होटल में भी रुकेंगे, वो शॉपिंग भी करेंगे, वो वहाँ पे मजीद अस्पताल भी बनेंगे, वहाँ पे टैक्सीज भी चलेंगी, यानी इलाके के अंदर ग्रोथ होगी। तो जब वो ज्यादा जहाज पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो ईरान के अंदर शायद इतने जहाज ना आ जाएं, इस वजह से ईरान को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर पहले सेंटेंस को देखा जाए, तो पहले सेंटेंस में तो सिर्फ और सिर्फ ये बात लिख दी है कि आइडियाज प्रेजेंटेड वर रैंडम, और सीपैक इज गुड प्रोजेक्ट बट ईरान इज नॉट हैप्पी। आगे आगे जोड़ नहीं रही बात, तो दूसरे में थोड़ी सी जोड़ जोड़ दिए बात को। इसके अलावा एक जो कॉमन मिस्टेक उनकी ये लोग करते हैं कि लॉजिकल, यानी एक लॉजिकल रीजनिंग नहीं देते, कोई लॉजिक नहीं देते, और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं देते। यानी अगर ये कहा जाए कि जी कोरोना से बहुत नुकसान हो गया है, इससे बेहतर अगर ये बताया जाए कि कोरोना से क्या कारोबारी कितना नुकसान हुआ है, यानी कितने पैसों का नुकसान हुआ है और किस किस तरह का नुकसान हुआ है, कुछ फैक्ट्स बता दिए जाए, कुछ परसेंटेजेस बता दीजिए। अब जैसे इसमें एक मिसाल ये दी कि सीपैक इज गोइंग टू चेंज पाकिस्तान, बस इतनी सी बात लिखी है। इससे बेहतर है अगर ये लिखा जाए कि सीपैक से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ साथ पावर प्रोजेक्ट्स यानी बिजली के प्रोजेक्ट लगेंगे, और उससे 10,000 मेगावाट ऐड हो जाएगा।
और ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। 1000 किलोमीटर की नई सड़कें बनेंगी। अब इसमें कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं, लेकिन अगर पहला सेंटेंस देखें तो उसमें सिर्फ ये है कि सीपैक इज गोइंग टू चेंज पाकिस्तान। तो ये दूसरी मिस्टेक आ गई। पहली मिस्टेक ये थी कि रैंडम आइडियाज हैं, दूसरी मिस्टेक ये है कि लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं देते लोग, और उसकी मिसाल हमने जिन दो सेंटेंसेस से देखी। इसके अलावा एक चीज कोहेरेंस, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई बात नहीं है, यानी एक बात कहीं और की जाए और दूसरी बात कोई और की जाए तो आपस में सेंटेंसेस जुड़े हुए नहीं हैं। अब जैसे सीपैक की इम्पोर्टेंस ताकि ईरानियन हॉस्टिलिटी के बारे में अगर बताया जाए, यानी ये चार बातें अगर एक ही सेंटेंस में लिख दिया जाए कि सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान उससे खुश नहीं है, अमेरिका उससे खुश नहीं है, और सीपैक में करप्शन हो रही है, तो आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा। तो कनेक्शन और कोहेरेंस होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एक और चीज ये कि मल्टीपल एंगल्स के साथ उसको एवेलुएट करना है, मल्टीपल एंगल्स ये लोग नहीं करते। तो मल्टीपल एंगल्स की एक मिसाल तो ये है कि अगर ये पूछा जाए कि जी सीपैक पे मजमून लिखें, और कोई शख्स सिर्फ ये लिख दे कि उससे हमारी इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ेगा, तो सिर्फ उसने इकोनॉमी पे बात की। लेकिन अगर वो साथ ये भी लिखे कि हमारी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर सीपैक बनेगा तो जाहिर बात है चाइना का इंटरेस्ट हो जाएगा रीजन के अंदर। फिर चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पे इंडिया अटैक करे या कोई भी पाकिस्तान पे अटैक करे, तो एक तरह से सिक्योरिटी भी मजीद आ सकती। फिर उसके बाद एक और चीज ये भी है कि जब नौकरियां मिलेंगी तो सोशल कंडीशंस इंप्रूव होंगी। बहुत सारे जराइम इस वजह से होते हैं कि लोगों के पास नौकरियां नहीं होती, बेरोजगार होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कंपनी में चले जाते हैं। वो जो गुस्सा या डिप्रेशन है वो अपने घर पे भी निकालते हैं, घर पे भी लोगों का मूड खराब होता है, बहुत सारे घरेलू झगड़े शुरू होते हैं। तो जिस वक्त नौकरियां मिलेंगी लोग, और ये बात कही भी जाती है कि जो एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, कि एक ऐसा दिमाग जो बिल्कुल फारिग है, कोई काम करने वाला नहीं है, वो एक शैतान का घोंसला होता है। तो जब जॉब मिलेगी लोगों को तो शायद सोशल कंडीशंस भी इम्प्रूव हो। अब हुआ, और इसके बाद ये कि पॉलिटिकल कंसेंसस भी होगा। वैसे तो तमाम सियासी पार्टियां किसी चीज पे एग्री नहीं होती, लेकिन इस तरह की चीज हो तो कोई भी पार्टी शायद ये ना कहे कि ये बुरा प्रोजेक्ट है। अब ये सिर्फ मिसालें थी ये समझाने के लिए कि मल्टीपल एंगल्स से बात करनी चाहिए, और ये एक गलती है जो लोग करते हैं कि सिर्फ एक ही तरह से बात कर लेते हैं। एक और जो गलती उन्होंने बताई एग्जामिनर्स ने, कि आउटलाइन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ था, यानी आउटलाइन जो ऐसे की थी वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं की। एक और गलती ये कि जो एस्पेक्ट्स मेंशन किए गए थे आउटलाइन में वो डिस्कस नहीं हुए एसे के अंदर। एक और चीज ये है कि आइसोलेटेड सेंटेंस का मतलब है कि दोनों सेंटेंस आपस में जुड़े हुए भी नहीं है, पैराग्राफ्स भी आपस में नहीं जुड़े हुए। उसकी हम चंद मिसालें अभी देखेंगे। अच्छा, अभी अगर इसको हम ऐसे पे जाने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई आपके सवाल हो या यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हुई हो, तो हम उसको ब्रीफली हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप वन बाय वन अगर कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, या यहाँ पे कोई चीज आप समझते हैं कि नहीं समझ आई, इसके बाद ही हम आगे चलेंगे। जी मुमताज, आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके अलावा किसी का कोई सवाल है, कोई करना चाहेगा सवाल? अगर आप चैट पे लिखना चाहते हैं तो चैट पे लिख दें, कहना चाहते हैं तो कह दें, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलें सर। हाँ ठीक है जी, चलें फिर आगे निकलते हैं।
एक और जो बहुत अहम चीज, जो बहुत ही ज्यादा अहम चीज है, वो मैं बताता हूँ। जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला होता है लोगों का, जिसकी वजह से ज्यादातर लड़के फेल होते हैं। और मैंने भी जो एग्जाम के पेपर्स चेक किए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये गलती मैंने भी नोट की है। और इसके बहुत ही मतलब अच्छे नतीजे नहीं होते। वो क्या गलती है? वो गलती, सबसे अहम गलती ये है कि हम ये 4 मजमून लेते हैं। मैं स्क्रीन पे दोबारा शेयर करता हूँ क्योंकि फिर आपको इससे समझ आएगा कि अगर कोई बात आपने करनी है तो उसको अ, उसके लिए रिपोर्टेडली का वर्ड यूज करें। रिपोर्टेडली या एलिजिडली, इसकी मिसालों से समझते हैं हम। पहला जो सेंटेंस है, वो हमने ये सेंटेंस लिया, नंबर 1। ये थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। पहला सेंटेंस ये है, अगर आपको मजमून में लिखना पड़ा और आपने लिखा हजाराज इन क्वेटा वर किल्ड बाय लश्कर झंगवी। अच्छा, इसमें इस सेंटेंस में सबसे बड़ा मसला ये कि इसमें आपने एक ऐसे कह दिया कि जैसे आपको यकीन है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में आपने कह दिया कि हजाराज इन वर किल्ड इन क्वेटा बाय रॉ। अब इसमें भी आपने ऐसे कह दिया जैसे आपको यकीन है। हो सकता है कि रियलिटी कोई और हो। इसलिए ये जो वर्ड है, जिसको मैं अभी ऐड करने लगा हूं येलो के अंदर, इसको मैं येलो कर देता हूँ। इस वर्ड से क्या हुआ कि आपने ये कहा कि कहा यह जाता है रिपोर्टेडली, यानी ये रिपोर्ट्स आई हैं, अखबारों में लिखा है या टीवी में कहा गया है। इसमें क्या हुआ कि आपने ये नहीं कहा कि उनको किसने उसे मारा है, आपने रिपोर्टेडली लिख दिया कि हजारास वर किल्ड बाय सम एलिमेंट्स ऑफ लश्कर जंगवी विद पॉसिबल सपोर्ट ऑफ रॉ। यानी आपने उसको रद्द भी नहीं किया और कहा कि हो सकता है कि सपोर्ट किया हो रॉ ने। एक और तरीका इसी सेंटेंस को लिखने का ये है एलिजिडली, यानी एलिजिडली का मतलब ये है कि इल्जाम ये लगाया जाता है। देखिए, किसी भी अदालत में जब कोई मुल्जिम जाता है, ये नहीं कहा जाता आपने जुर्म किया है, उसे कहा जाता है आप पे ये इल्जाम है। फिर वो साबित करे तो फिर कहते हैं कि जी आपने जुर्म किया या नहीं किया। तो एसेज में भी कोई इस तरह की चीज हो तो ये रिपोर्टेडली जरूर कह दें कि कहा यह जाता है। जैसे अगर आप कहें कि गवर्नमेंट, कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होंगे सेनेट के, तो एक एक तरीका ये है कि आप कहें कि इलेक्शन नहीं होंगे सेनेट की। दूसरा तरीका ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये जो सुनने में आ रहा है इससे ये होगा कि आपकी थोड़ी बचत हो जाएगी। तो अंग्रेजी में क्योंकि आपने उसको रिपोर्टेडली या एलिजिडली लिखना है। चौथा जो मैंने इसमें लिखा कि हजारास वर किल्ड बाय सम एलिमेंट, एलिजिडली यानी ये इल्जाम लगाया जाता है कि हजारास वर किल्ड बाय सम एलिमेंट्स ऑफ लश्कर जंगवी, कि कुछ शायद लश्कर जंगवी हो क्यों विद पॉसिबल सपोर्ट ऑफ रॉ, यानी वो इंडियन एजेंसी ने भी शायद कोई मदद की हो। और फिर अगर आपने अपनी राय देनी है तो आप अपनी राय में ये दे दें, बट आई थिंक दैट रॉ कैन नॉट डायरेक्टली इंटरफेयर इन पाकिस्तान, यानी रॉ डायरेक्टली पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उसको किसी ना किसी लोकल सपोर्ट की जरूरत है। यानी वो कहते हैं ना कि अंदर का कोई आदमी गद्दारी करता है, तो उसमें साथ लिख दें इट नीड्स सम काइंड ऑफ लोकल सपोर्ट। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज ये आ जाएगी कि बलूचिस्तान जो है इज इम्पोर्टेंट फॉर सी पैक। और फिर साथ आगे ये आ गया कि एंड दिस काइंड ऑफ इवेंट, यानी इस तरह की दहशत गर्दी जो है इज लाइकली टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान विच इज इन इंडियन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अब अपने अपनी राय भी आपने दे दी कि ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गलत चीज हो। अब इसमें हुआ ये, इसमें क्या हुआ कि इन दो पहले दो सेंटेंसेस को हम कर देते हैं रेड,
इसलिए रेड कर देते हैं क्योंकि ये इस तरह से नहीं लिखना, ये गलत तरीका है लिखने का। और दूसरे को हम येलो रहने देते हैं कि अगर आपने इस तरह की कोई बात लिखनी है तो रिपोर्टेडली, एलिजिडली, एज पर द न्यूज़पेपर्स, इस तरह करके कहें। दूसरी जो एक गलती, बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और उसमें एस्से में फेल होने की वजह भी बन जाती है, वो ये एक गलती है कि जो आपने एस्से के अंदर, एस्से के 4 बुनियादी हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कि आउटलाइन, कैसे कि आप आउटलाइन लिखते हैं। फिर एक इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं उसकी, ये मजमून के बारे में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब अपनी सारी बात बयान करते हैं और आखिर में कंक्लूजन आता है। तो अगर आपने कोई बात बयान ऐसे के अंदर नहीं की, लेकिन कंक्लूजन में आप ये कह दें कि ऐसे होना चाहिए। इसकी मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि कोविड में अगर ये आपने सारा ऐसे लिखा और कहा कि जी हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, सफाई रखनी है, सारी आपने ये बात की, लेकिन आखिर में जब कंक्लूजन की बारी आई तो आपने साथ लिखा हाथों को भी धोना है और अच्छा खाना भी खाना है। तो ये चीज इसलिए गलत कंसिडर की जाएगी कि आपने अगर खाने की के बारे में तो अपने ऐसे में कुछ लिखा ही नहीं, आपने फिर ये लिखना था ना कि अच्छी खुराक ना होने का भी नुकसान होता है। तो अगर आपने कोई कोई भी चीज इंट्रोडक्शन या बॉडी में नहीं कही तो कंक्लूजन में भी उसको मत कहें। अगर कंक्लूजन में कोई चीज कहनी है आपने तो लाजमी, यानी रिकमेंडेशन या सोल्यूशन आपने देना है तो उसको लाजमी इसमें डिस्कस करें। और वो कोई भी नई चीज कंक्लूजन के अंदर नहीं आ सकती। ये बेसिक प्रिंसिपल होगा एक अच्छे एसे का। अब जो एसे है उस पे चलते हैं कि अगर ये मजमून हो, मैं इसको कोशिश ये करूंगा आपसे कि एक एक लाइन आपके साथ गो थ्रू करूं। और अगर क्योंकि मेरे पास अब वो स्क्रीन शेयर हो रही है, तो अगर आपको कोई भी मसला महसूस हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैंने भी अपना फोन देख रहा हूँ कि अगर आपको आवाज नहीं आ रही या कोई और मसला है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं अभी एक एक लाइन आपके साथ शुरू करता हूँ और उसको वजह बताता हूँ कि ये क्यों हमने किया। अच्छा, इस सेशन में ये जो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वर्ड का डॉक्यूमेंट और ये प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको भेज भी दूंगा। तो ये इसलिए अगर आपने नोट नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, इस वक्त आप पूरी तवज्जो उस सेंटेंस पे दें जो बात की जा रही है। तो अब पहली चीज ये है कि अगर ये मजमून, और ये वैसे ये जो 2021 में जीबी कॉम्पिटिटिव भी होने वाला है, 2021 में सीएसएस भी होने वाला है अगले 15 दिनों में, तो ये बहुत चांसेस हैं कि कोविड के ऊपर सवाल आए और ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू के अंदर सवाल आए कोविड के ऊपर। तो एक जनरली जो एसए के अंदर चीजें होनी चाहिए। आज सुबह मेरे घर पे एक सेशन था तो वहां पे मैंने कुछ लोगों के साथ बैठ के इसको लिखा, जो सुबह लोग आए हुए थे। अब इसको हम सेंटेंस वाइज चलते हैं। अगर कोविड पे ऐसे आए तो उसका स्टार्ट में पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे कि कोविड रिप्रेजेंट्स अ वायरस, साथ साथ येलो करता जाता हूं मैं इसको ताकि जो येलो लाइन है इसको हम देख रहे हैं। कोविड रिप्रेजेंट्स अ वायरस दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना ड्यूरिंग 2019। अब ये फैक्ट है और बिल्कुल सिंपल से उसमें लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि दिस वायरस वाज कंसिडर्ड डेंजरस बिकॉज ऑफ हायर इंसिडेंस ऑफ कैजुअलिटीज। यानी ये इसको इंपॉर्टेंस क्यों दी, क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत हो रही हैं, बहुत से लोगों का की जानें जाया हुई। और उसकी वजह क्या बनी? ग्लोबलाइजेशन और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की वजह से द स्प्रेड ऑफ वायरस वाज वेरी फास्ट फ्रॉम एशिया टू यूरोप। अब इसमें हमने ये बात कर दी क्योंकि अगर तो जहाज ना होते, ट्रेन ना होती, तो एक जगह पे वायरस था वहीं पे रहता, अगले मुल्कों में जाता ही ना। लेकिन क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं जहाज पे, एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह पे जाते हैं, एक मुल्क में जाते हैं, कोई ट्रेन पे सफर करता है, कुछ चीजें भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोरियर होता है, ट्रेड होती है। तो ग्लोबलाइजेशन एक एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में कंप्लीट बातें कवर हो रही हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड,
द स्प्रेड ऑफ वायरस वाज वेरी फास्ट, और एशिया से शुरू होकर यूरोप तक आ गया। फिर आगे क्या बात की कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड had to encounter the challenges due to spread of this disease। यानी यहाँ पर हमने ये बात कर दी कि दुनिया के हर मुल्क को इसमें मसला हुआ। और आगे कि ये भी कहा जाता है, इट इज सेड, देखें ये फिर वही बात है जो भी हमने पीछे डिस्कस की, कि बजाय ये कहें कि 2020 ने हर चीज चेंज कर दी, हमने ये सेंटेंस लिखा, इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट द ईयर 2020। इससे पहले हमने नहीं लिखा ये कहा जाता है, क्योंकि वो तो फैक्ट्स थे। एक कोविड हुआ है, एक चाइना से हुआ है, ये तो पक्की सच है, इसमें कोई राय नहीं दे रहे, यानी अपनी राय हमारी शामिल नहीं है। ये डेंजरस क्यों था? क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, ये भी एक फैक्ट था। ये फैला क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन थी। लेकिन यहाँ पे जो बात है ना, कि हम कह रहे हैं कि दुनिया को बदल दिया है, वो उसमें हम कह रहे हैं ये कहा जाता है। और फिर अब आगे वजह बता रहे हैं कि क्यों क्यों हम ये कह रहे हैं। इट इज सेड दैट द ईयर 2020 चेंज द वर्ल्ड इन अ बिग वे, कि बहुत बड़ी तरह से दुनिया को चेंज कर दिया। चाहे वो कारोबार हो, कारोबार में अब देखें वो किस तरह से ऑनलाइन शुरू हो गया है। अदालतों में अमेरिका में जज अपने घर से बैठ के अदालत लगा लेता है। सिक्योरिटी में पहले तो मुंह कवर करने पे पकड़ते थे कि कोई मशकूक आदमी है, अब मुंह ना पकड़े तो पकड़ते हैं कि जी मुंह पे कवर क्यों नहीं किया हुआ। यानी पहले मुंह कवर हो तो कहते थे मशकूक आदमी है, अब यह है कि वो उसका मुंह कवर होगा, तो सिक्योरिटी रिस्क भी एट टाइम्स हो सकता है। एजुकेशन के अंदर अब ये भी जो अभी हम सेशन कर रहे हैं, ये तो इस वजह से ही कह रहे हैं क्योंकि फिजिकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी है। कोई कराची में है, कोई इस्लामाबाद में है, और कोई अपने घर पे है, किसी के लिए आना मुश्किल है, तो ये एक वजह बनी। लेकिन स्कूलों में भी तो ऐसे ही हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दी। ट्रैवल के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई, टिकट्स महंगे हुए क्योंकि दूर दूर बैठना था। फिर इसके अलावा क्या हुआ कि तमाम मजाहिब की जो यानी चाहे हमारी मजहबी जिंदगी थी, सियासी जिंदगी थी, या पर्सनल जिंदगी थी, इसमें भी देखिए तीनों चीजों को हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। और वो पूरी दुनिया में जो लोग थे उन सब की ये मजहबी जिंदगी, सियासी जिंदगी, जाती जिंदगी चेंज हो गई। और फिर ये कहा कि पाकिस्तान को भी बहुत सफर हुआ इस पेंडेमिक से, क्योंकि इससे इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस थी मुल्क के लिए, जिसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो स्टार्ट है, इस स्टार्ट पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें, तो इस स्टार्ट में हमने कंप्लीट तकरीबन सारी बातें कर दी हैं। ये बिल्कुल ओपनिंग में इसमें हमने ये भी बता दिया कि वायरस है, ये भी बता दिया कि इसके क्या नुकसान हैं, ये भी बता दिया कि क्यों फैला है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। फिर ये भी बता दिया कि पूरी दुनिया को चैलेंज हुआ और लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, कारोबार चेंज हो गए, सिक्योरिटी, एजुकेशन, तालीम, तमाम चीज़ें चेंज हो गई। लोगों की रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ सारी चेंज हो गई। और पाकिस्तान पे भी बहुत असरात हुए, जिसको डिस्कस करते हैं। अब एक और चीज जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो पहली लाइन में ये लिखते हैं, एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये हरफ आखिर नहीं है जो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। हर इंसान आप में से कॉम्पिटेंट है कि वो खुद ऐसे लिख सकता है, और जिस तरह का ऐसे आप चाहें आप लिख लें। ये सिर्फ मेरी राय है, और मेरी राय की कोई भी हैसियत नहीं है। ये सिर्फ मैंने समझा कि इस तरह से हो, तो ये जरूरी नहीं है कि इसको यही सही तरीका है, और भी सही तरीके हो सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है, जैसे खाना पकाने के चार लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी तीन गलत हैं। मुख्तलिफ तरीके से लोग खाना पका सकते हैं। इसी तरह से ऐसे के अंदर जो कंटेंट है, ये आप अपनी मर्जी से भी किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे ये अंदाज बेहतर लगा, इसलिए मैंने इससे कर लिया। तो ये हरफ आखिर नहीं है, ये सिर्फ एक राय है मेरी। तो पहली पहली लाइन में ये लिख दिया कि वर्ड कोविड से बनता क्या है। सीओ से बनता है कोरोना, जो एक वायरस है। वी आई से बनता वायरस है, यानी कोवी, और डी से बनता है डिजीज। तो इनको अगर मिला दें तो तब ये बनता है कोविड, यानी सीओ से कोरोना, वी आई से वायरस, और डी से डिजीज। और क्योंकि ये वायरस आया 2019 में, इसलिए इसको कोविड 19 कहते हैं। अब ये जो पहले हमने सेंटेंस का इंट्रोडक्शन किया, ये जो येलो करता जा रहा हूँ साथ साथ में, इसमें एक चीज ये है कि ये अभी तक सिर्फ फैक्ट बयान किया है।
अच्छा, फिर उसके बाद ये वायरस से होता क्या है? वायरस इटसेल्फ बीमारी नहीं है। इस वायरस से क्या होता है? सिवियर इलनेस होती है, इस वायरस की वजह से बीमारी होती है। और वो किस किस तरह से हो सकती है? मल्टीपल उसके सिम्टम्स हैं। किसी को कोल्ड हो सकता है, किसी को फ्लू हो सकता है, किसी को टेम्परेचर बुखार हो सकता है, किसी को सांस लेने में मसला है। आगे जो इसकी एक अहम चीज फिर ये आ जाएगी कि ये आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है एक से दूसरे को। अच्छा, ये बात हमें कैसे पता लगी? डेटा फ्रॉम 2019 टू 20, यानी जो एक साल में हमने देखा, उस डेटा से हमें ये नजर आया कि ये बहुत तेजी से फैल सकता है। तो अभी इन सारी चीजों में हमने सिर्फ फैक्ट्स चंद बयान किए। फिर उसके बाद यहाँ तक तो हमने बता दिया कि कोविड से बनता क्या है, फिर इससे बताया कि ये इससे बीमारी क्या होती है, फिर उसके बाद ये बताया कि ये फैलता है। लेकिन अभी जो सबसे अहम चीज है कि ये इससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई बहुत ममालिक में। और कैजुअलिटीज तो और भी बहुत सारी जगहों में होती हैं। दुनिया में एक दिन में जो लोगों की डेथ होती है वो 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है। तो इसका मतलब है कि 10 दिनों में 15 लाख लोगों की डेथ हो जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन कोविड में एक साल में तकरीबन 20 लाख लोगों की डेथ हुई। तो देखा जाए तो कोविड से डेथ जो हुई है वो दरअसल इतनी हुई है जो कि नॉर्मली भी रोजाना अगर 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है, किसी का हार्ट अटैक होता है, किसी को एक्सीडेंट होता है, तो उस लिहाज से तो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो एक और चीज हुई, कवरेज इन द मीडिया। आज से 40 साल पहले व्हाट्सएप, स्काइप, टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें नहीं थी। तो इसकी वजह से कवरेज इन द मीडिया से क्या हुआ, लोगों को ज्यादा आगाही हो गई। हमने ये भी एक इसके बाद ये लिख दिया कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये और WHO ने ये कहा कि जी आप लोग एक दूसरे से दूर रहें। और एक नई टर्म आ गई, सोशल डिस्टेंसिंग। इससे पहले तो हमने ये टर्म सुनी भी नहीं थी। तो ये एक नई टर्म आ गई, सोशल डिस्टेंसिंग वाज क्वाइंड, जिसको ऑब्जर्व किया गया और हुकूमतों ने उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस ये आएगा कि एक एहतियाती तदबीर के तौर पे, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। एहतियाती तदबीर क्या है कि लॉकडाउन किस लिए कर दिया? ताकि लोग घरों पे रहें, बाहर ना निकलें, बीमारी फैले ना। बिजनेसेस, शॉप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिम्स, पार्क्स, इन सबको बंद कर दिया गया। फिर जो गैदरिंग्स होती थी जनाजों पे, वेडिंग्स पे, रिलीजियस गैदरिंग्स होती थी, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे, उसको या तो डिस्करेज किया गया या अलाउ नहीं किया गया। फिर और ये हुआ कि लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेवल्स वर रिस्ट्रिक्टेड, यानी जहाज भी बंद कर दिए गए, एयरलाइन भी बंद कर, बसें भी बंद कर दी गई, ट्रेन भी बंद कर दी। और ये सब किस लिए किया? बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल दीज मेजर्स वाज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ वायरस, यानी कि ज्यादा ये फैले ना। अब उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, यानी ये जो पैरा है, इस पैरा में सिर्फ उसका एक बैकग्राउंड सेट किया मुकम्मल तौर पर। और फिर जो नेक्स्ट पैरा है कि ब्रीफ हिस्ट्री, तो ब्रीफ हिस्ट्री में आ जाएगा कि जी एक तो निमोनिया रिपोर्ट हुआ था वुहान में, चाइना में, उसके हुबे प्रोविंस में, दिसंबर 2019 में, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ। फिर पूरी दुनिया में फैल गया। जब पूरी दुनिया में फैलने लगा तो WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी 2020 में। और सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद ये हुआ। तो सब्सिक्वेंटली सेवरल वो जो कंट्रीज हैं उन्होंने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया, और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दी। और मार्च तक क्या हुआ कि यहाँ तक कि उम्रे भी बंद हो गए। जो ज़ियारात थी ईरान में, कुंभ में, वो भी बंद हो गई। और यहाँ पे हमने देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इवन द होली साइट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लिखा, सारे रिलीजन्स के लिए लिखा कि मक्का बंद हुआ, मदीना बंद हुआ, कुंभ बंद हो गया, वेटिकन जो क्रिश्चियंस के लिए है उसको बंद कर दिया गया। और लोगों को डिस्करेज किया गया। पहली दफा इस तरह से हुआ कि हज भी उस तरह से होता है वैसे नहीं हुआ। और जो वेटिकन में
क्रिश्चियंस की गैदरिंग होती है वो भी नहीं हुई। और जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं, यानी जिन लोगों की वफात हुई, वो बढ़ते गए। अमेरिका में सबसे ज्यादा थे, फिर इटली में, ब्राजील में, और इंडिया में भी चौथे नंबर पे। अब एक और चीज हमने ये बात की कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां आई हैं। स्पेनिश फ्लू आया है, अमेरिकन पोलियो आया है, सार्स आया है। लेकिन कोविड में क्या हुआ कि कवरेज बहुत ज्यादा हुई, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और ग्लोबली इसकी प्रेजेंस ज्यादा हुई। अब ये जो दो पैराग्राफ्स हैं, मैं आपको ये भेजूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर गौर करें कि इसका हर सेंटेंस, हर लाइन दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी उसका मतलब समझ आ रहा है कि ये ये क्यों हमने लाइन लिखी। जैसे पहले लिखा कि इससे बनता क्या है, फिर लिखा ये एक वायरस है, फिर लिखा इससे बीमारी होती है, फिर लिखा कि बीमारी दूसरों को भी फैलती है, फिर लिखा कि इससे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, इस वजह से लॉकडाउन किया। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां तो लोगों को और भी होती रहती हैं, लेकिन इसकी डेंजर होने की वजह से फिर उसके बाद सारी दुनिया में चेंज आए और तमाम इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया, जिंदगी बिल्कुल बदल के रह गई। और फिर थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री भी दे दी। अब इससे आगे जो है, क्योंकि वो टाइम अभी लिमिटेड ही है, तो इससे आगे मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दूंगा। और मेरी आप सब ने जो ये सेशन अटेंड करें, अगर आप इस आउटलाइन को कंप्लीट कर लें तो मैं इसको चेक करके आपको दे दूंगा। क्योंकि असल में तो आपको खुद ऐसे लिखना आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक आउटलाइन वाली बात थी। अच्छा, अब उसके बाद आप जब लिखेंगे, अब आगे मैंने सेंटेंस नहीं लिखे, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे इकोनॉमी है, अब कोविड की वजह से हुआ क्या पाकिस्तान में, तो पहला सेक्शन में लिखा कि इकोनॉमी को क्या हुआ। इकोनॉमी में ये कि तालीम, बैंकों के टाइम बंद हो गए, अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में रश हुई, होटल्स जो थे वो सारे बंद हो गए, टूरिज्म जो था, कोई गिलगित जाता था, कोई स्वात जाता था, वो सारा बंद हो गया। हज और उम्रे बंद हुए। हज और उम्रे में ये है कि एक जो ट्रैवल एजेंसीज का बिजनेस है वो भी फर्क पड़ा। पाकिस्तान में शायद कोई 200 से ज्यादा शायद ट्रैवल एजेंट है। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, मुझे याद है एक दफा मैंने कहीं पढ़ा था कि वो इससे भी ज्यादा होंगे। तो वो सारे ट्रैवल एजेंट, उनका कारोबार भी फर्क पड़ा। तो यानी स्टेप बाय स्टेप लिखा, पहले सर्विसेज पे लिखा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स पे क्या फर्क पड़ा। ई कॉमर्स का राइज हुआ। ई कॉमर्स का राइज का मतलब क्या है कि ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई, ऑनलाइन लोग बिल जमा कराने लग गए। इससे पहले ऑनलाइन बिल नहीं जमा कराते थे। फिर फूड पांडा वगैरह, जो खाने मंगाने के लिए, क्योंकि शुरू में तो सब कुछ बंद हो गया था, तो फिर फूड पांडा से लोग खाना मंगाते थे, ऑनलाइन काम हुए। फिर कोई अच्छी चीजें भी हुई, अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, इससे फायदा किस किस को हुआ। फायदा हुआ, ये जो इस तरह के फूड के वेंडर्स थे, बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया, उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने शुरू कर दिए। मास्क जो थे वो ज्यादा बिके, सैनिटाइजर्स जो हैं वो ज्यादा बिके, बहुत सारी दवाइयां ज्यादा बिकना शुरू हो गई। और किस किस का नुकसान, तो खैर बहुत सारे लोगों का हुआ। एयरलाइन कंपनीज का नुकसान हुआ, शादियों के हॉल बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के नुकसान काफी हो गया। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन में, हायर एजुकेशन जो थी, ये जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको अलग तरह के चैलेंजेस हैं। ऑनलाइन क्लास का मतलब है हर किसी के पास लैपटॉप हो, इंटरनेट हो। हर कोई लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई फोन, स्मार्टफोन अगर नहीं है किसी के पास, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ले ही नहीं सकता। प्राइमरी एजुकेशन में अलग तरह के चैलेंजेस आए। जब स्कूल बंद हुए तो स्टूडेंट्स को अलग इम्पैक्ट हुआ, उनको ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना है। फिर जो टीचर्स हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाना भी इतना सिंपल नहीं है कि यानी वो कौन सी सॉफ्टवेयर यूज करना है, उसमें कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे किसी को ऐड करना है, किसी का माइक चल रहा है, किसी का माइक नहीं चल रहा। फिर पेरेंट्स के लिए अलग मसले हुए हैं कि उनको पैसे लेके दें, पैसे उनके ज्यादा लगे कि कंप्यूटर लेके दें, लैपटॉप लेके दें। फिर साथ जो एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं, यानी स्कूल स्कूल अगर लोग जाते थे तो स्कूलों की वैगन्स थी, स्कूलों की सुजुकियां थी, स्कूल में कैंटीन में लोग काम करते थे, स्टेशनरी की दुकानें थी, वो सारी भी इफेक्ट हुई। तो अब अगर इस चीज में आप आउटलाइन में देखें तो ये स्ट्रक्चर्ड आ रहा है। यानी हमने जब एजुकेशन पे बात की
तो एजुकेशन में फिर हायर एजुकेशन की बात की, फिर प्राइमरी की बात की, दोनों के चैलेंजेस अलग हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद जब सिक्योरिटी के ऊपर बात की कि कोरोना से इंटरनल सिक्योरिटी यानी मुल्क के अंदर क्या हुआ कि एक थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि अब मास्क अगर हर कोई पहनेगा और किसी मशकूक आदमी को ने छुप के जाना है कहीं, तो अब उसके लिए वो और आसान हो जाएगा मास्क पहनने की वजह से। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद और लाहौर और बहुत सारी ऐसी जगहों पे कुछ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। वो सिक्योरिटी कैमरा इतने एक्यूरेट हैं कि बाज़ औक़ात किसी मशकूक शख्स को देखना होता है तो उस कैमरे में देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ गया है। मिसाल के तौर पे वो बाराकू में गया है, वो कश्मीर हाईवे पे गया है, वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे गया है, या वो लाहौर में रिंग रोड पे रहा है या डीएचए में रहा है। उन कैमरा के अंदर पता लग जाएगा। और इवन इस हद तक एक्यूरेट कैमरा है कि किसी गाड़ी का नंबर आप डालें तो वो गाड़ी का पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि गाड़ी किस किस जगह पे थी। तो ये सिक्योरिटी का एक निज़ाम है। नादरा के पास भी ये आ जाता है। फिर नादरा के पास हर शख्स की तस्वीर है। किसी मुलजिम को अगर ढूंढना होता है तो मुलजिम को ढूंढने के लिए नादरा की मदद ली जाती है, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान के सारे लोगों के तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि मास्क अगर पहन के लोग जा रहे हैं तो किसी मशकूक शख्स को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये एक चैलेंज है। फिर इसी तरह से एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, उसमें कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे क्योंकि सारे लोग तो अपने मुल्क के अंदर ही फंसे हुए हैं। फिर पॉलिटिक्स के अंदर, यानी अब आप देखें कि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। पहले हमने एजुकेशन पे बात की है, फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी पे बात की है, फिर पॉलिटिक्स पे बात की। तो पॉलिटिक्स के अंदर अगर देखें तो पॉलिटिक्स के अंदर दुनिया में हर जगह ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे की नुक्ताचीनी करती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तो वो नुक्ताचीनी का अमल जारी रहता है। तो अब जो पाकिस्तान में ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वॉशिंगटन में रिपब्लिकन्स की हुकूमत थी और न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी। तो इन दोनों की आपस में तनकीद चलती रहती थी। न्यूयॉर्क वाले कहते थे कि वॉशिंगटन हमारी मदद नहीं कर रहा, वॉशिंगटन वाले कहते थे न्यूयॉर्क वाले अच्छा काम नहीं कर रहे। वही चीज़ पाकिस्तान में होती थी। इस्लामाबाद से लोग कहते थे जी सिंध की हुकूमत अच्छी नहीं है, और सिंध वाले कहते थे फेडरेशन की हुकूमत अच्छी नहीं है। क्योंकि फ़र्क ये था कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इस्लामाबाद में पीटीआई की हुकूमत। ये चीज पंजाब और किसी और सूबे में इसलिए नहीं हुई क्योंकि पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत थी और इस्लामाबाद में भी पीटीआई की हुकूमत थी। तो एक ही तरह की सियासी पार्टी थी, इसलिए इख्तिलाफ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे पार्टी फलक थी, इख्तिलाफ हुआ। और यही चीज इंडिया में भी हुई, यही चीज अमेरिका में भी हुई। तो यहाँ पे आपने न्यूट्रली ये लिखना है कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे के जो मतलब जो कामों पे, शुरू में अगर आप देखें लॉकडाउन था तो ऑपोजिशन कहती थी लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। जब लॉकडाउन कर दिया तो अब पीडीएम वाले जलसे करते हैं तो हुकूमत कहते हैं कि जी अब आपका कोरोना किधर गया, तो कहते हैं नहीं मुल्क की खातिर हम वापस आ गए। तो यानी कि ये जो तजाद रहेगा ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का, ये हमेशा हर जगह पे होता है। तो उसका एक इम्पैक्ट कि एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिला। फिर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स जो हैं ये एक तरह से कम हो गई। ये पाकिस्तान के अंदर भी कुछ रैलियां निकल रही थी 2019 में, वो बंद हो गई 2020 में कोविड की वजह से। इंडिया के अंदर सिटीजनशिप एक्ट आया था और वो बहुत सारे लोग मुज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से जलसे जुलूसों पे पाबंदी हो गई। फिर इसी तरह से हेल्थ सेक्टर को अगर लें तो अस्पतालों की कंडीशन किस तरह से रही, हेल्थ केयर स्टाफ वालों को ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, यानी ज़्यादा बीमारी हुई। लेबॉर्ट्री टेस्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ लेबॉर्ट्रीज के तो बहुत पैसे उन्होंने कमा लिए, क्योंकि बहुत महंगा टेस्ट था, 6-6.5 हज़ार का। फिर एक और मसला क्या हुआ कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के टेस्टों में आपस में मसला था कि एक रिलायबल थे कि नहीं थे। लेकिन बाकी डिजीजेस को क्या हुआ, पोलियो की कंपेन पूरा 1 साल बंद रही, सर्जरी बहुत सारे अस्पतालों में बंद रही कि जी कोविड की वजह से कोई और सर्जरी नहीं होगी। गायनी के और भी कोई मसले थे वो सारे एक तरह से रुक गए। फिर अदालतों के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका में और कुछ जगहों में अदालतों में ऑनलाइन जज ने घर से बैठ के फैसले किए। बहुत सारी मीटिंग्स जो थी, सरकारी मीटिंग्स,
वो अब ऑनलाइन होती हैं, को जूम पे होती हैं, जो पहले आके होती थी। तो अब अगर ये देखा जाए, ये सारी आउटलाइन हमने ये ऐसे क्या लिखा था कि इम्पैक्ट क्या होगा कोविड का। तो कोविड का इम्पैक्ट के ऊपर कुछ तो पैराग्राफ लिख लिए और कुछ पैराग्राफ लिखने के बाद एक आउटलाइन बना ली। अगर इस सारी गुफ्तगू को आज की समराइज किया जाए, तो आज सारी जो गुफ्तगू हुई है उसमें मेन चीज हमने ये देखी थी कि जो असल जो एग्जाम के पेपर चेक करते हैं उन लोगों की क्या राय है कि लोग क्या गलती करते हैं। उससे हमने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हम वो गलतियां ना करें जो बाकी लोग करते हैं। और कुछ सैंपल के ऐसे जो हमने कोविड वाला था उसको देखा। तो जो गलतियां करने से पहले एग्जामिनर्स ने बताया कि वो ऐसे ऐसे में क्या चीजें देखते हैं। एक चीज वो देखते हैं कि आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है। दूसरी चीज वो देखते हैं कि उसके अंदर आपने लिखा क्या है, आपकी लैंग्वेज कैसी थी, और कोई आपकी लैंग्वेज में इंटेलेक्चुअल कोई चीज थी या नहीं थी। इसकी हमने 3 मिसालें देखी थी। फिर एक और चीज वो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, जबान कैसे इस्तेमाल की है और लिखा कैसे। और कॉमन गलतियां क्या बाकी लोग करते हैं, ये वो गलतियां हैं जो 4 सालों के एग्जाम के रिजल्ट्स पे तकरीबन यानी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 10 साल में अगर 4 साल में अगर 40,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, तो उन 40,000 लोगों के जो पेपर चेक हुए हैं, उन चेक करने के बाद वो नताइज मुरतब किए गए हैं। तो कॉमन गलतियां क्या थी, एक के आइडियाज रैंडम हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उसकी हमने मिसाल देखी थी, 2 मिसालें। फिर एक और कॉमन गलती क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग या रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं दिए देते, इसकी भी हमने 2 मिसालें देखी थी कि एक में सिर्फ लिख दें कि सीपैक चेंज कर देगा, दूसरे में साथ आप ये लिखें कि बिजली भी ऐड हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो रही है। फिर एक और जो लोग गलतियां करते हैं कि आपस में एक जैसी जुड़े हुई बातें नहीं करते। अब इसकी मिसाल उस एसए से लेते हैं। अगर हम एसए में एजुकेशन वाले पैरा में सिक्योरिटी का लिख दें तो वो आपस में जुड़ ही नहीं रही। फिर इसी तरह से सीपैक की इम्पोर्टेंस क्या है, ये 4 पॉइंट्स हमने इसको देखे थे मिसाल से। फिर मल्टीपल एंगल से आर्गुमेंट्स को नहीं देखा गया, यानी सिर्फ एक ही रुख से देखा गया है, मल्टीपल एंगल्स से नहीं देखा गया। इसकी मिसाल हमने ली थी कि अगर सीपैक को देखना है तो क्या सिर्फ इकॉनमी के लिए देखेंगे, या फिर बेहतर होगा कि सिक्योरिटी के लिए भी देख लें, जॉब क्रिएशन के लिए भी देख लें, पॉलिटिकल कंसेंसस की वजह से भी देख लें। और एक और गलती ये लोग करते थे कि आउटलाइन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं करते थे और कुछ चीजें आउटलाइन में लिखते थे लेकिन एस्से में डिस्कस नहीं करते थे। इसको करने के बाद हमने क्विकली ये देखा था, ये वाला पेपर जिसमें हमने डूज एंड डोंट्स लिखे थे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं। एक डूज एंड डोंट में ये था कि हमने अपने एस्से में जब कोई भी ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, उसमें ये जरूर लिखें रिपोर्टेडली, एलिजेडली, कहा यह जाता है, इल्जाम ये लगाया जाता है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि ऐसे ही है। और उसकी हमने मिसाल ली थी कि अगर आप ये लिखेंगे हजारास वर किल्ड बाय लश्कर जंगवी, तो इसमें मसला ये है कि अभी तक तो साबित हुआ ही नहीं है। तो इसमें आप कहेंगे रिपोर्टेडली, कहा यह जाता है, इल्जाम ये लगाया जाता है। तो ये वर्ड्स ऐड करना है कि बताया था। दूसरी एक अहम चीज ये बताई थी कि जो भी आप ऐसे के 4 हिस्से हैं कि आउटलाइन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होती है। तो अगर आई एक चीज आपने ऐसे की बॉडी में नहीं लिखी तो कंक्लूजन में भी ना लिखें। और इसकी मिसाल हमने इस तरह से ली थी रिकमेंडेशन में कि जैसे अगर आपने कोविड पे ऐसे लिखा और सारी तवज्जो आपने दी कि सफाई रखनी चाहिए, तो आखिर में अगर आप सजेशन ये दें कि अच्छा खाना भी खाना चाहिए, तो ये सजेशन इसलिए ठीक नहीं होगी क्योंकि आपने शुरू में बताया ही नहीं है कि अच्छा खाना ना खाने की वजह से भी बीमारी हो सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो आपने कंक्लूजन में कोई भी चीज देनी है वो वही चीजें दें जो कि आपने एस्से में डिस्कस की हैं। कंक्लूजन में कोई नई चीज नहीं देते, ये बहुत बुरा कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कोविड का ये एस्से देखा था, जिस ऐसे को हमने ब्रीफली अभी देखा कि उसका एक जो पहला पैराग्राफ है, ये लाइन बाय लाइन आपको इसलिए कराया है, एक एक लाइन इसलिए ताकि वो कनेक्शन आपको समझ आ जाए, क्योंकि लोग ये गलती करते हैं कि रैंडम बात करते हैं। फिर उसके बाद कनेक्शन को मजीद समझाने के लिए
एक इंट्रोडक्शन में कंप्लीट चीजें लिखी गई थी, जो एक तरह से देखा जाए तो इन 2 पैरा के अंदर मुफस्सल बात हो गई, सारी बातें हो गई इसके अंदर। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या चीजें नहीं चेंज हुई, ब्रीफ हिस्ट्री भी आ गई इसमें। और यहाँ पे भी हमने लिख दिया कि चाहे मजहब था, हज भी बंद हो गया, कुंभ में ज़ियारात भी बंद हो गई, वेटिकन में क्रिश्चियंस का भी बंद हो गया, यानी तमाम मज़ाहिब की होली साइट्स को बंद कर दिया गया, चाहे वो मंदिर था, चाहे वो मस्जिद थी, चाहे वो चर्च था। और थोड़ी कैजुअलिटीज के बारे में लिखा, और ये भी लिखा कि कोविड में एक और वजह ये थी कि मीडिया में इतनी ज्यादा चीजें आती थी। हालांकि देखा ये जाए तो एक साल में कोविड में 20 लाख लोगों की डेथ हुई है, और रोजाना एक दिन में 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है। इसका मतलब है कि 20 लाख, सिर्फ 20 दिन के अंदर 30 लाख लोग पूरी दुनिया में फौत हो जाते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा आया तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बनी, और फिर वजूहात वो ठीक भी थी, लोग बीमार भी हुए। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमने इसमें बाकी चीजें लिखी थी, बाकी इन 2 पैरा के बाद मैंने ये आप पे छोड़ दिया है कि आगे आप इसको खुद कंप्लीट करें। कि सेक्टर्स मैंने आपको इसलिए लिख दिए हैं पॉइंट वाइज, ताकि आपको समझ आ जाए कि एजुकेशन के बारे में, इकोनॉमी में लिखना है। ये बेसिकली पैराग्राफ्स आपस में कनेक्टेड होंगे कि इकोनॉमी की बात की, फिर एजुकेशन की बात की, फिर हेल्थ की बात की, फिर सिक्योरिटी की बात की। तो ये मुख्तसर सा ओवरव्यू था। हमने 6:05 पे शुरू किया था, और अब 7 बजे हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। मुझे, अगर आपको कोई सवाल है तो मैं आंसर कर लेता हूँ। और अगर ये जो एक, अगर आपका सवाल है कि क्या ये जो पेपर है, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या मैं आपसे शेयर करूंगा कि नहीं, तो मैं इसको ज़रूर शेयर कर दूंगा। ये स्लाइड्स भी और ये जो एसे वर्ड का लिखा है ये भी शेयर कर दूंगा। अ, ये मैं जो NYF एकेडेमिया ग्रुप है उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको ना मिले ग्रुप के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में शामिल नहीं हैं, तो जो लोग ग्रुप में शामिल नहीं हैं उनके लिए फिर ये हो जाएगा कि वो मुझे मैसेज कर दें, तो मैं उनको डायरेक्टली ये पावर पॉइंट भी भेज दूंगा और ये वर्ड की फाइल भी भेज दूंगा। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मंजूर जी, बताएं। सर ये अभी हम ऐसे में सर एब्रिविएशन यूज करते हैं ना सर, तो इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहिए या एब्रिविएशन यूज किया तो सही होगा सर? जी, इसका तरीका ये होता है कि जैसे पहली दफा जब आप लिखेंगे, यानी मजमून में पहली दफा जब आप लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। जैसे आपने अम, कोई चीज भी WHO है सर। WHO लिखा तो आप लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रैकेट में डाल देंगे WHO। अब एक दफा जब आपने लिखा पहली दफा तो WHO को पूरा लिखा, इसके बाद आपने हर दफा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखना, आप WHO लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम पूरा लिखना हो। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन अगर है तो। चले, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन और नहीं है। अगर है तो मैं एक आध मिनट रुक जाता हूँ, और अगर नहीं है तो फिर खुदा हाफिज करते हैं। अब आप बताएं जैसे कि। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने चैट में भेजा है, कि क्या मैं प्रैक्टिस के सेशंस रखूंगा कि नहीं। अ, देखें, प्रैक्टिस के सेशंस रखने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन वो उस वक्त जब मुझे नजर आए कि आपकी तरफ से भी कोशिश हो रही है। जैसे अभी ये मजमून मैं आपको भेज दूंगा, तो इसको अगर कंप्लीट आप करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, आपकी तरफ से कोशिश हो रही है, फिर कोई सेशन मजीद भी रखे जा सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
Assalamu alaikum, sir. पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस स्मॉल सेशन सर। और दूसरी चीज ये कि सर जीबी कॉम्पिटिटिव कब होने के चांसेस हैं ये बता दीजिएगा। जीबी कॉम्पिटिटिव अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है वो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ही हैं कि शायद ये कोई मार्च अप्रैल में या मई जून तक शायद हो, फर्स्ट हाफ में हो सकता है, ये सुना है, लेकिन अगेन ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। जी सर। और सर एक और चीज बताइएगा, इसमें जो कनेक्टिविटी और जो कोहेरेंस होती है एसए में, इसका थोड़ा सा सर इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा सर। देखें, कोहेरेंस के लिए तो ये एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा ये करनी पड़ेगी। जैसे एक पैराग्राफ, नॉर्मली एक अच्छी चीज ये होती है कि आप एक बात कहें और वो एक पैराग्राफ में एक ही बात करें और फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात करें। अच्छा, ये और उसका लिंक क्या बनेगा? उसका लिंक मैंने, आप शुरू से अगर थी जो मैंने वो एक्सप्लेन किया था, ये जो क्या कहते हैं ऐसे एक्सप्लेन किया, तो उस वक्त आप थी सेशन में? जी सर, सॉरी सर आपकी डिस्कनेक्टेड वॉइस। अच्छा, वो देखिए, उस कनेक्टिविटी के लिए आपने हर सेंटेंस पे गौर करना है। जैसे हमने ये बात की ना, वो कनेक्टिविटी का एक जनरल प्रिंसिपल है, एक प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन जनरल प्रिंसिपल क्या है कि एक सेंटेंस के बाद आप देखें, अगर मिसाल इसकी ये लें कि सिर्फ ये कह दें कि जी कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना कि इसके फैलने से कैजुअलिटीज भी हो रही हैं और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल रहा है, तब फिर उसकी सीरियसनेस पता लगेगी कि जी पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, बहुत स्पीड से फैल रहा है और एक बंदे से दूसरे बंदे को होता जा रहा है। तो लिहाजा ये जो कनेक्ट कोहेरेंस के लिए आपको हर सेंटेंस के बाद सोचना है कि अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। एक लॉजिकल सी बात करके, वो मतलब लॉजिकल ये कि फर्स्ट स्टेप में कौन सी आएगा, सेकंड स्टेप में कौन सा आएगा। यानी आप ये बताएं ना कि बिल्कुल नए बंदे को मिसाल इस तरह से ले लें कि एक घर के अंदर एक लड़का है, और वैसे सिंध की एक वीडियो भी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। जब कोविड आया ना, तो सिंध का कोई बंदा था, वीडियो मेरे पास है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उसमें एक ये बात आई कि जी उस बंदे से पूछा कि जी कोरोना वायरस, तो कहता है नहीं नहीं, अली वायरस, हमारा तो अली वायरस है, हम कोरोना वायरस को नहीं जानते। तो उस बेचारे को पता ही नहीं था कि कोई कोरोना वायरस भी कोई चीज है। तो अब उसको अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? उसको पहले ये बताना होगा ना कि ये नजर नहीं आता, ये वायरस है। फिर वो कहेगा फिर मैं क्या करूं? तो उसे कहेंगे कि जी इस वायरस से बीमारी हो सकती है और उस बीमारी से इंसान फौत हो सकता है, तब वो शायद बात माने। तो बिल्कुल ऐसे में भी आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। स्टेप बाय स्टेप, पहले एक बात की, एक सेंटेंस लिखा, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा। इसके लिए वैसे तो थोड़ी सी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस से हो जाएगी ये प्रैक्टिस, मतलब, लेकिन प्रिंसिपल यही रखें कि पहली बात करें, उससे जुड़ी हुई दूसरी बात करें, और हर पैरा के अंदर एक नया आइडिया हो, और हर पैरा दूसरे पैरा के वो हो, यानी स्टार्टिंग, यानी एक पैरा जहाँ खत्म हो रहा है अगला पैरा उसको कनेक्ट करे आपस में, जैसे वो जंजीर चेन बनती है ना, वैसी चेन बने। अब वैसी चेन बनने के लिए मैं आप को एक दो और ऐसे कोशिश करूंगा, अगर कोई टाइम मिले तो वो मैं एक दो और ऐसे करा दूंगा जिसमें कोहेरेंस को एक्सप्लेन किया गया होगा मजीद बेहतर तरीके से। अच्छा, चैट में एक सवाल ये है कि जी जो पेंडेमिक है, इसको साइकोलॉजिकल मैनर में कैसे वो रिलेट किया जा सकता है। तो अगर मैं इससे यही अगर मुझे, वैसे सवाल को इतना ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई वो शायद सवाल यही है कि ये कोविड कोविड को साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे, इससे क्या नुकसानात हुए और कैसे इसको साइकोलॉजिकल तरीके से ठीक किया जा सकता है।
तो इसका एक मैंने टीवी प्रोग्राम में एक जवाब दिया था कोई 8 मिनट का। तो ये जिसने भी सवाल किया, क्योंकि वो आपका नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ वो मोबाइल का नंबर आ रहा है ऑनर 8, तो आप ऐसा कर लें कि मुझे वो एक वॉइस मैसेज या मैसेज कर दें, मैं व्हाट्सएप आपको कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? सर लास्ट बस आपकी PDF जी जकिया, पहले आप बता दें, फिर साजिद का भी क्वेश्चन है। जी सर, बस मैं आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो टूट टूट के आ रही है, आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है। असल में आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, आपका इंटरनेट कनेक्शन आप अगर वो टाइप कर दें, क्योंकि वैसे समझ नहीं आ रही। साजिद, आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, आप कर लें। सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो जीपी कॉम्पिटिटिव थोड़ा जोर से बताएं। जो जीपी कॉम्पिटिटिव के जो ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं सर, उनके बारे में ग्रुप में कोई भेज दें सर, क्योंकि सारी जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पुराने 2017 की 11 की मिलती है सर। कोई अपडेटेड कोई है तो वो जरा भेज दें सर प्लीज। अच्छा ठीक है, चले मैं इसको लिख लेता हूँ, मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ढूंढ लेता हूँ कहीं से और फिर आपको अपडेटेड। आपका सवाल ये है कि जीबी कॉम्पिटिटिव के जो अपडेटेड लिस्ट है उसको दे दूं मैं आपको। ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ढूंढ के शेयर कर लूंगा जी। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल से और सवाल शायद नहीं है किसी का, तो फिर खुदाफिज करते हैं। सर एक्सक्यूज मी जी जी बताएं। सर, ये जो है थीसिस स्टेटमेंट ऐसे में लिखना जरूरी होती है और वी कैन गो विदाउट इट? देखिए बेहतर होती है थीसिस स्टेटमेंट तो लिखनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपने अभी सवाल किया था कि थीसिस स्टेटमेंट शुरू में हो या कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी चैट पे शायद मैं पढ़ रहा था। तो होनी तो चाहिए, लेकिन स्टार्ट में हो तो बेहतर रहता है। बिल्कुल स्टार्ट में, जैसे हमने इसमें कोविड के ऊपर किया ना, तो उस तरह की एक लिखी जा सकती है एट द स्टार्ट। मेरे ख्याल से बेहतर यही होता है। मैं आप लोगों के लिए ना एक मैंने आज भी कोशिश की थी, मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, मैं तो मुझे तो इतनी चीज़ें नहीं पता, लेकिन वो बहुत काबिल इंसान है और अमेरिका में मेरे साथ उन्होंने पढ़ा। उसके अलावा इंग्लिश कोचिंग करते हैं, उन्होंने एक बाकायदा इदारा ये बनाया हुआ था ब्लू एरिया में, जो इंग्लिश कोचिंग करते थे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि वो, जाहिर बात है वो वहाँ पे तो चार्ज करते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पे बगैर पैसों के आप आएँ और वो बताएं। तो आज वो कहीं रास्ते में थे, तो आज तो वो नहीं आ सके, लेकिन मैं एक इस्लामाबाद में उनके साथ एक सेशन रख दूंगा कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कहीं पे आ जाएं। मैं कोई जगह अरेंज कर लूंगा जहाँ पे 30-40 लोग आ सकें, और उस जगह पे मैं उनको बुला लूंगा। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर आप लोग कोई लिख के भी लाए हैं तो उससे हम क्विकली फीडबैक भी ले सकेंगे। और मैं उसको बहुत बेहतर समझता हूँ, अपने से बहुत बेहतर इंसान समझता हूँ, क्योंकि उसके बहुत अच्छी
अंग्रेजी एसे पे ग्रास्प है। तो उनका नाम है जुल्फ़िकार। आज वो ट्रैफिक में थे इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हमें, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह उनको ले आऊंगा किसी दिन। तो तब ये इस सवाल को हम मजीद देखेंगे, 3-4 एसेस को देख लेंगे, उसकी थीसिस स्टेटमेंट्स को देख लेंगे, उसको एवेलुएट कर लेंगे। और सर एक और सवाल भी, क्या एक ऐसे जो होता है उसको स्टार्ट करें कोटेशन से, तो क्या वो स्टांस को ज्यादा आपके सपोर्ट करता है या आपके राइटिंग स्टाइल को और स्ट्रॉन्ग बना देता है अगर आप एक स्टार्ट को जो है हाँ, कोटेशन वो से करें? उसमें हर्ज तो कोई नहीं है वो आप, लेकिन उसको फिर जस्टिफाई भी आप कर सकें। जैसे अक्सर एसेज में वो ऐसे खुद ही कोटेशन से स्टार्ट हो रहे होते हैं कि डेमोक्रेसी या इस तरह की जो बहुत पोएटिक से होते हैं, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। यानी सिर्फ उस कोटेशन के स्टार्ट करने से कोई बुरे असरात शायद ना हो, लेकिन अगर आपने उसको फिर सब्सिक्वेंट अपने एसे में एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर जरूर वो आएगा कि ये कोटेशन तो ऐसी लिखी थी लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो एज लॉन्ग एज आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकें लॉजिकली, तो फिर तो उसमें मसला नहीं आना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट आप इस तरह की जरूर देखें जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप हो, और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप ना भी हो तो भी आप उसको लॉजिकली डिफेंड कर सकें इन द बॉडी ऑफ ऐसे, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके इंट्रोडक्शन से फिर आपको एक बात रिपीट करूंगा कि देखिए हम इंसान, एट द एंड ऑफ द डे जिसने एग्जाम का पेपर चेक करना है वो भी एक इंसान है। जिस वक्त वो स्टार्टिंग पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, तो उसी पहले पेज से उसको आइडिया जरूर हो जाएगा, एक जहन में एक राय कायम हो जाएगी। इसकी मिसाल इस तरह से जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो लोगों के हुलिया देख के थोड़े एक जहन में आइडिया बना लेते हैं कि ये कैसा बंदा होगा। तो फिर हो सकता है कि किसी का हुलिया इतना अच्छा ना हो लेकिन वो बहुत काबिल आदमी हो। दूसरी तरफ ऐसे भी हो सकता है कि हुलिया बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा ड्रेस पहना वो हो, लेकिन बात करनी भी ना आती हो। तो जैसे एक जहन में ओपिनियन बन जाता है, इसी तरह से एग्जामिनर के जहन में एक ओपिनियन बन जाता है आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के। तो उस पर बहुत टाइम लगाना होता है, बहुत ज्यादा टाइम। अगर 3 घंटे में से आप 40 मिनट भी लगा देना इंट्रोडक्शन पे तो वर्थ इट है। ये वो काम है जो आपको बहुत एज दे देगा। सही है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साबिर। सर मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी जी पूछें। सर अभी आपसे पूछा था कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, उसको अगर आउटलाइन के स्टार्ट में लिखा जाए या इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और दूसरी पार्ट ये है कि अगर हम आउटलाइन बनाए जाए तो उसकी जो पॉइंट्स बनाते हैं, बुलेट्स, उसको सब पॉइंट्स या पॉइंट्स उससे किस हिसाब से मतलब आउटलाइन को हम स्ट्रक्चर किया जाए कि एग्जामिनर उसको ज़्यादा स्कोरिंग हो जाए पेपर के मार्क्स के हवाले से। थैंक यू। ठीक है साबिर, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो तो मैं चाहूंगा कि जुल्फिकार भी साथ हो मेरे, तो वो भी साथ हो। और जो सेशन, आप इस्लामाबाद में हैं ये कहीं और है, पहले ये बता दें। सर मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। ठीक है, तो आज पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आप सुबह क्यों नहीं आए? सुबह मेरे घर पे सेशन था, सिर्फ 2 लोग आए, आप क्यों नहीं आए? सर मुझे पता नहीं था, सर मुझे इन्फॉर्म ही नहीं हुआ कुछ किसी चीज से। आप ग्रुप पे नहीं है NYF वाले में? नहीं सर उधर नहीं है, आपने दूसरे किसी ग्रुप में ऐड किया था, मैंने परसों आपको टेक्स्ट किया था तो। अच्छा लेकिन चलें, आज आप NYF मुझे आज टेक्स्ट करना, मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगा। मैं इस्लामाबाद में एक सेशन रखूंगा, उस पर हम इस पे बहुत डिटेल से बात करेंगे। और जो आपने आउटलाइन की भी बात की ना, इसमें भी ऐसा कर लेंगे कि 3-4 आउटलाइंस जो इस साल या अगले सालों में या GB कॉम्पिटिटिव में ऐसे आ सकते हैं, उन एसेस की आउटलाइन इकट्ठे बना लेंगे, जुल्फिकार और मैं आपके साथ बना लेंगे, तो वो फिर बेहतर तौर पे आपको समझ आ जाएगा। अभी अगर मैं 2 या 3 मिनट में उसका जवाब देना चाहूँ तो मिसालें नहीं होगी साथ, मिसालों के साथ चीजें ज्यादा बेहतर समझ आती हैं। तो ये इंशाल्लाह मैंने लिख लिया अपने पास, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको आंसर कर दूंगा नेक्स्ट सेशन। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था। जी जी बताएं। सर इससे हमें हार्ड वोकेबलरी यूज करनी चाहिए या इजी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? देखिए, एज लॉन्ग एज आपकी बात समझ आ जाए, कोई बहुत मुश्किल अंग्रेजी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एज लॉन्ग एज आपकी बात समझ आ जाए और
आप उसको दिखा सकें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है। तो फैक्ट्स जितने स्ट्रांग होंगे उससे जरूर फर्क पड़ेगा। यानी अगर आपने कोई फैक्ट दिया है, कोई डेट दी है, कोई एज पर किसी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है, तो वो आपको जरूर स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन अगर आपने बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं लिखे और आसान लफ्ज में भी अपनी बात आपने समझा दी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये बेहतर है। वो आइंस्टाइन की कोटेशन भी है ना कि अगर आसान जुबान में आप कोई चीज समझा सकते हैं, तो ये वही शख्स समझा सकता है जिसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। तो उन्होंने आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखनी है, वोकैबलरी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अप्रोप्रिएट वोकैबलरी से जरूर फर्क पड़ेगा। जैसे एक इंग्लिश का लफ्ज है लिंचिंग, LYNCHING। ये लिंचिंग का वर्ड तब यूज होता है जब कोई झमघट्टा बना के किसी को मारे, पत्थरों से मार दे। तो अगर आप किसी को अगर गोली मारी है तो उसमें लिंचिंग का वर्ड नहीं आएगा। लिंचिंग का वर्ड वहीं पे आएगा जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी को मारा। तो वहां पे अगर आप लिख देंगे ही वॉज किल्ड, तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए राइट सिचुएशन, यानी जो सिचुएशन आप बताना चाह रहे हैं उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दे, इस तरह की वोकैबुलरी होनी चाहिए। उसका मुश्किल होने से कोई ताल्लुक मेरे जाती ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सर ये जिस तरह गुलाम नबी ने एक सवाल आपसे किया, तो ये जो मतलब साइंस सब्जेक्ट्स के और फिलोसफी के जो वोकैबुलरीज हैं उनको हम आम ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अभी आपने लिंचिंग की मिसाल दी, जैसे डोगमा जो एक वर्ड है इस्तेमाल होता है मोस्टली, तो इनको कॉमनली इंटरचेंज कर सकते हैं मतलब मुख्तलिफ एसेस में। शुक्रिया। मुख्तलिफ एसेज में आपका मैं समझा नहीं कि आप यानी एक ही, या अगर तो आपका सवाल ये है कि ऐसे में एक ही बात बार बार ना आए तो कभी दूसरी तरह से कह दें, अगर ये आपका सवाल है एक ही ऐसे में। जी सर, एक तो ये है और दूसरा सब्जेक्ट वाइज है सर जी। सब्जेक्ट वाइज किस तरह से, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी सर, मिसाल के तौर पर अगर कोई इंग्लिश का पेपर हो रहा हो या क्रिमिनल लॉ का हो या इंटरनेशनल लॉ का हो, तो उन सब्जेक्ट में हम जिस तरह थ्योरीज की अगर बात करें, कुछ थ्योरीज से रिलेटेड हो, तो उनमें एसेस के हवाले से वोकेबलरी इंटरचेंज हो सकती है मुख्तलिफ। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं आपकी बात जो समझा हूँ वो ये आप कह रहे हैं कि ऐसे में अगर आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर हो तो उसमें आप कोई थ्योरी या कोई डिफरेंट वो दे सकते हैं या नहीं। तो अगर ये आपका सवाल है तो उसमें तो देखें, अगर आपका क्रिमिनोलॉजी का पेपर है या आपका इंटरनेशनल लॉ का पेपर है, तो तब तो आपको वो स्पेसिफिक वर्ड्स ही यूज करने होंगे जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर होंगे या फिर इसके अंदर होंगे, क्रिमिनोलॉजी की कोई टर्म्स होंगी या जो सोशियोलॉजी की कोई थ्योरीज होंगी, फिर तो उन्हीं का नाम ही आपको देना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक जरूरी है। हाँ, अलबत्ता एस्से के अंदर अगर आप कोई इस तरह की टर्म्स दें और उसको एक्सप्लेन कर दें तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि अभी फिर 7:22 हो गए हैं, तो 1.5 घंटा हो गया मेरे ख्याल से। अभी इसको एंड करते हैं, मुझे एक दो और कमिटमेंट्स हैं। तो मजीद अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हुआ तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर लूँगा। बट अगर क्विकली जो मैंने अपनी थिंग्स टू डू में लिखा है, एक साजिद का क्वेश्चन था कि अपडेटेड कुछ सिलेबस अगर दे दें तो वो मैं उसकी कोशिश करूँगा। दूसरा साबिर का एक और क्वेश्चन था, एक साजिद का क्वेश्चन है और एक साबिर का है। तो साबिर का पॉइंट ये था कि थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। उसके लिए मैं इस्लामाबाद में एक सेशन अरेंज कर लूँगा जिसमें मेरे एक दोस्त भी होंगे, जुल्फ़िकार इनका नाम है, बहुत कॉम्पिटेंट है। और बस वो फिर आपसे मैं शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। ये दो चीज़ें मैंने लिख ली हैं। बाकी मेरे एंड पे जो चीज़ आज हो जाएगी वो ये कि ये एस्से आपको चला जाएगा ग्रुप के अंदर, और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो फिर मुझे सेपरेट मैसेज कर दें तो मैं उनको भेज दूंगा। यानी जो आज की इस वीडियो कॉल पे थे लेकिन ग्रुप पे नहीं थे, उनको मैं भेज दूंगा। ये दूसरी बात हो गई।
तो बस अभी खुदाफिज करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अभी अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में, मौला अली और तमाम पंजतन पाक के सदक़े में आपके लिए इसको आसान करे, ये आपके लिए नए रास्ते खुलें, आप बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लिख सकें और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके। भले